ऑफ यू। मैं सागर आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारी बिजनेस स्टडीज़ की सेकंड क्लास में। चैप्टर सेकंड लेके आया हूँ मैं आज। इसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले चैप्टर में हमने नेचर पढ़ा था बिजनेस का, कि बिजनेस की क्या क्या नेचर होता है, उसके टाइप्स क्या क्या थे। हमने बिजनेस में प्रोफेशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने उसमें डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो जैसे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैंने आपको डिफाइन कर रखी हैं। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, किस किस तरह से हम इस फॉर्म्स को आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने जो भी हम आगे स्टडी करेंगे उसके बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू हाउ ए बिजनेस इज स्ट्रक्चर्ड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसका है कि हमारा बिजनेस कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, स्ट्रक्चर उसका कैसे बेस तैयार किया गया है, कि उसमें क्या क्या इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल हमारा बिजनेस है, हमारा फाइनेंशियल बिजनेस है, हमारा सर्विस से रिलेटेड है या ट्रेडिंग से रिलेटेड है, या कोई हमने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की हुई है। वट काइंड ऑफ बिजनेस वी हैव, राइट। हमारा बिजनेस किस टाइप का है, कैसे उसको स्ट्रक्चर किया गया है, उसे क्या क्या उसकी नींव रखी गई है, उसमें क्या क्या उसके बेसिक्स हैं और क्या क्या उसके टॉप पे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बेसिक यानी कि उसके पहले तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन मिशन क्या क्या है उसके, राइट। उसके कितने उसके अलग अलग उसके ब्रांचेस हो सकते, ब्रांचेस तो बाद में आ सकती हैं, पहले उसकी उसकी कैपिटल क्या हो सकती है, उसका स्ट्रक्चर एज ए कितने उसका लाइफ टाइम है, या उसका कितना लंबे टाइम के लिए अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर किया गया है, कि स्पेशल पर्पज़ के लिए है या जनरल पर्पज़ के लिए या लॉन्ग टर्म चलने के लिए बिजनेस हमारा है, राइट। तो ये हमारा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द टर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू हाउ ए बिजनेस स्ट्रक्चर, किस और स्ट्रक्चर कैसे किया गया है। इट रेफर्स टू कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड द पीपल हु कंस्टिट्यूट इट, जिसमें पीपल मिलकर कुछ एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करते हैं, वो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स पढ़ेंगे या जो हम फॉर्म्स पढ़ेंगे, राइट। फॉर्म्स में हम सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड होती हैं, और लास्ट हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये हमारी कुछ 4 या 5 तरह की हमारी फॉर्म्स या टाइप्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, राइट। हम देखते हैं चूजिंग ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को कैसे हम चूज करेंगे। द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय सेवरल इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स। जो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। द नेचर ऑफ बिजनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो बिजनेस का हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो हमारा उसका नेचर, कि हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरह की हमारा बिजनेस हम कर रहे हैं, या किस तरह की हमारी कंपनी है, किस तरह का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसमें ऑपरेशन का स्केल लो लेवल पे है, हाई लेवल पे है, मीडियम है या कैसे है, राइट। तो उसका एक वॉल्यूम चेक करेंगे कि हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं या मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं या बिल्कुल टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, राइट। जैसे एमएनसी का बिजनेस होता है, बहुत अच्छे लेवल पे अलग अलग कंट्रीज़ में फैला हुआ होता है। अगर हम अपने सिर्फ एक स्टेट की या अपने एक सिर्फ डिस्ट्रिक्ट या एक अपने सिर्फ एक जहाँ के गाँव के तक सीमित है, हमारे छोटे लेवल पे है, राइट। तो ये उसका है, हमने कितना वाइड नेटवर्क कवर किया हुआ है, मार्केट की एरिया कैसा है, लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल, जैसे मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं द डिग्री ऑफ कंट्रोल डिजायर्ड बाय द ओनर्स। जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है कि हम उसको कितना एक फैला कर उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, डिज़ायर जो उसकी है हमारी। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कि कितनी कैपिटल उसमें इन्वेस्ट की गई है, कितनी रिक्वायरमेंट है उसमें, क्या क्या ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है प्रोपराइटर ने या नहीं बढ़ाना, उसके ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, क्या क्या होंगी उसकी, रिस्क कितने टाइप का है उसमें, लाइबिलिटीज़ किस किस की कैसे होंगी, एम्प्लॉयर की, एम्प्लॉयज़ की, जो सीईओ की, वो सब उसमें डिफाइन होगा, राइट। कंपैरेटिव टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स पे करना भी सबसे ज़रूरी है आज के टाइम में, तो वो भी यहाँ पे बहुत मायने रखती है। इसके बाद हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जो हमारा पहला इसका फॉर्म है वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल, एकलौता, और प्रोप्राइटर यानी उसका मालिक। जैसे आपको इस फिगर में दिखाया गया है कि एक सिंगल पर्सन नीचे वाली फिगर में मोबाइल पे भी बात कर रहा है, नोटबुक पे भी कुछ लिख रहा है, अपना बिजनेस से लोगों से मिलजुल भी रहा है, कंप्यूटर भी सारे काम कर रहा है, सारा कुछ सिंगल ही कर रहा है, सिंगल पर्सन, राइट। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सिर्फ एकलौता ही उसमें प्रोप्राइटर है, कोई उसके अलावा कोई और नहीं, सारा काम वो खुद ही संभाल रहा है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। आगे इसके हम देखते हैं
सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे आपको फिगर में दिखाया मैंने, व्हेन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर इन कंट्रोल ऑफ वन इंडिविजुअल, एक ही कंट्रोल में होगा, इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फॉर्म में, जब कोई बिजनेस सिंगल इंडिविजुअल के अंदर यानी कि इसके ओनरशिप के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर होगा, तो वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है। जैसे मैं एक चाय का ठेला लगा के अगर किसी की बात करूँ तो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। एक सिंगल कोई ओनर दुकान का है, उसका कोई भाई कोई कुछ नहीं है, लेकिन वो सिंगल प्रोप्राइटर है वहाँ उस दुकान का, सारा काम खुद संभालता है वो, राइट। तो वो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप है, एज इन शो इन फिगर, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। इसके प्रैक्टिस क्या क्या है सोल प्रोप्राइटरशिप के? द बिजनेस एंटरप्राइज इज ओन्ड बाय वन सिंगल, जिसमें सिर्फ एक ही होगा, जिसमें प्रॉफिट भी उसका होगा, रिस्क भी उसका होगा। ओनरशिप, ओनर जो होगा वो मैनेजर होगा, ओनर द मैनेजर, जो ओनर होगा वही मैनेजर होगा, क्योंकि वहाँ पे सिंगल है, सिंगल पर्सन सब संभाल रहा है, इसलिए वहाँ पर ओनर ही मैनेजर होगा। ओनर इज द ओनली सोर्स ऑफ कैपिटल, जो ओनर होगा उसके पास सिर्फ सोर्स ऑफ कैपिटल तो खुद ही है, कि वो खुद ही अपने आप की कैपिटल अपने बिजनेस की या अपने जो भी उसने बिजनेस कर रखा है या ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा है, राइट। द प्रोप्राइटर एंड बिजनेस एंटरप्राइज आर सेम इन द आइज ऑफ द लॉ, जो प्रोप्राइटर और बिजनेस है उसकी जो लॉ की नज़र में बिल्कुल सेम है, राइट, क्योंकि वो उसको अपने हिसाब से बिजनेस करना है, उसके ही अपने लॉ होंगे, उसके ही अपने कायदे कानून होंगे, राइट। तो लॉ तो सिर्फ उसी को देखेगा, ना कि किसी और पर्सन को। नेक्स्ट स्लाइड। एडवांटेज क्या क्या है इसके? अब प्रोप्राइटरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसके एडवांटेज, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं? ईजी फॉर्मेशन है, क्योंकि सिंगल पर्सन सब कुछ हैंडल कर लेगा, सारा कुछ, मतलब अपनी ही उसने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो प्रॉफिट लॉस होगा उसका होगा। बेटर कंट्रोल कर पाएगा फ्रॉम डिसीजन मेकिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन, अपने हिसाब से सारे काम संभाल सकता है। सब्जेक्ट टू फेवर रेगुलेशन, किसी दूसरे बंदे को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी रेगुलेशन होंगे उसमें बहुत लिमिटेड उसका वो कह सकते हैं आप, या फ्यूअर रेगुलेशन होगी इसमें। नॉट सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, को ज़्यादा कॉर्पोरेट लेवल पे काम इनकम टैक्स नहीं बढ़ सकता, राइट। ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा सारा उसी का होगा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? ओनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो ओनर होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है उसको रेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। अगर उसके पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट है तो वो अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकता है, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम इशू हो सकती है, उसको अदर या एक्सटर्नल सोर्सेज से अपने कैपिटल को रेज करना पड़ सकता है। बिजनेस एज ए लिमिटेड लाइफ, जो उसकी जो बिजनेस होगी उसकी लिमिटेड लाइफ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे बहुत से हैं। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपेंड करना चाहोगे तो उस केस में आपको अपने नीचे लोगों को लगाना पड़ेगा, अपने बिजनेस को वास्ट करने के लिए अलग अलग लोगों से आपको बातचीत करनी पड़ेगी बिजनेस को फैलाने के लिए। डिफिकल्ट टू डू बिजनेस बियॉन्ड ए सर्टेन साइज, अगर आप एक लिमिट से बाहर निकलते हो, राइट। अगर आप सिर्फ एक जगह पे हो, अगर आप उसको फैलाना चाहते हो, अपने बिजनेस को स्प्रेड करना चाहते हो, तो आपको अगर स्टेट लेवल से आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको स्टेट लेवल पे आना है, या स्टेट फिर आपको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे आना है, तो आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमारा हिंदू अनडिवाइड फैमिली। इसमें आप जैसे एक फिगर देख रहे हो, उसमें हिंदू अनडिवाइड फैमिली का एक ऐसे फिगर है जिसमें आपको बहुत से बच्चे, उनके भी बच्चे, उनके पापा, उनके दादा, सबको दिखा रखा है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक कर्ता होता है जो सारे फैमिली को हैंडल करता है, राइट। आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइड फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज पर द हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट ऑफ इंडिया, ये हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट के अंदर आया था ये, राइट। दस दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस फाउंड ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। ऑल मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइड फैमिली ओन द बिजनेस जॉइंटली, इसमें जो हिंदू फैमिली है, या आप इसके बारे में जो पढ़ रहे हैं हम HUF के बारे में, उसमें जितने फैमिली मेम्बर होता है वो अपने बिजनेस को इकट्ठा ही संभालते हैं, ना इसमें कोई सिंगल होता है प्रोप्राइटर, ना ही कोई पार्टनरशिप या कुछ हो, सारे ही फैमिली मेम्बर्स बिजनेस को संभालते हैं। द अफेयर्स ऑफ बिजनेस आर मैनेज बाय हेड ऑफ द फैमिली, जो भी उसका मैनेजमेंट होगा वो उसके हेड के द्वारा संभाल जाए, जो फैमिली के सबसे हेड है या ओल्ड है या उसका कर्ता है। कर्ता आपके सबसे ओल्डर या सबसे बड़े आपके घर में जो भी है वो हो सकते हैं, या जो भी हम पॉइंट होंगे वही हो सकते हैं। ऑल अदर मेंबर आर कॉल्ड को-पर्सेंसर, को-पर्सेंसर कह सकते हो आप, जो उसके दूसरे मेंबर हैं वो उसके को-मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। मेंबरशिप इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू मेंबर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, नो आउटसाइडर कैन बिकम द मेंबर, जो भी फैमिली के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होंगे आगे, या उस फैमिली में जितने ही उनका जैसे फैमिली बड़ी होती जाएगी, सिर्फ वही उसके मेंबर हो सकते हैं, पैदा होते ही वो मेंबर बन जाता है उसका, यानी कोई अदर फैमिली का मेंबर या कोई दूसरा पर्सन जो उनके लिए अननोन है वो इस फैमिली का या इस बिजनेस का हिस्सा नहीं बन सकता। करता है द अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो करता का होता है
उस HUF का, उसके पास अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। वाइल अदर मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। जो करता होता है सबसे ज़्यादा बर्डन उसी का होता है, उसी की लायबिलिटी ज़्यादा होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जो अदर मेंबर्स हैं उसके, उनकी लायबिलिटी कम होती है। द शेयर ऑफ ईच मेंबर कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। जो शेयर ऑफ ईच मेंबर है, हर मेंबर का शेयर फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि हर टाइम आपको लग रहा है कि अगर इसका भी एक आगे बच्चा पैदा हुआ तो वो भी इसका फैमिली का मेंबर बन जाएगा HUF बिजनेस का, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो अलग अलग बढ़ जाता है। बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सिस्ट अपॉन द डेथ ऑफ एनी मेंबर ऑफ करता। बिजनेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है, चाहे किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो या किसी कर्ता की डेथ हो, तो एज अ पॉइंट पहले उनके प्रॉपर उसमें विल में लिखा होता है कि मेरे जाने के बाद इस बिजनेस का कर्ता ये होगा, या कोई भी इंडिविजुअल जो उसको पॉइंट किया गया होगा वो होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवांटेजेस क्या क्या HUF के। H फॉर हिंदू, U फॉर अनडिवाइडेड एंड F फॉर फैमिली। इसमें एवरी कोपर्सेंसर या कोपर्नर्स हैज़ एन एश्योर्ड शेयर इन प्रॉफिट। उनको जितने भी इसके कोपर्सेंसर हैं, किसी जितने फैमिली मेम्बर्स या मेंबर्स हैं, वहाँ पर उनको एश्योर्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना ही मिलना है, एश्योरेंस है उनको। द बिजनेस हैज़ कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। जो बिजनेस है वो कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में फिलहाल भी है, कुछ कुछ जगह पे है, कुछ कुछ जगह पे नहीं है। डिसीजन मेकिंग इज क्विक एज द पावर आर विद करता। जो डिसीजन मेकिंग है इस बहुत जल्दी जल्दी होता है, जैसे ही कर्ता ने कहा ये काम है, इस पर डिसीजन ये लिया उन्होंने, तो वही मान्य होगा। द पावर आर विद करता। जो भी इसकी पावर है अपने बिजनेस की HUF में, वो सारी कर्ता के पास होती है। नो कॉर्पोरेट टैक्स, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता। पीपल यूजेज मोस्टली फॉर टैक्स बेनिफिट दिस डेज। जो HUF है उसके लिए आजकल लोग अपने टैक्स बेनिफिट, इनकम टैक्स के लिए या इनकम टैक्स रिटर्न जो फिल करते हैं उसके लिए ज़्यादा बिजनेस का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे डिसएडवांटेजेस। एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ कर्ता। जितनी भी पावर है इस बिजनेस में वो सारी की सारी कर्ता के पास है। कर्ता इज़ द हेड। इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबल रह सकती है चीज़ें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फ्लक्चुएशंस होती रहती है इनके प्रॉफिट के शेयरिंग में, तो ये इंस्टेबिलिटी है। लिमिटेड रिसोर्सेज है, कैन बी रेज्ड। जो रिसोर्सेज हैं वो रेज किए जा सकते हैं। स्कोप फॉर कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में कोई आपस में मतभेद भी हो सकता है, राइट, क्योंकि वो कहेगा मुझे कम मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो स्कोप को बढ़ा भी, उसको कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा भी देती है, कुछ घटा भी देती है, राइट। डिपेंड ऑन द कर्ता, वो कैसे मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स पार्टनर प्लस शिप। पार्टनर दूसरा कोई मेरा साथी, और शिप उसमें जो हम उसमें काम कर रहे हैं आपस में, जो उसका बंटवारा हो रहा है, पार्टनरशिप। द पार्टनरशिप फर्म जो आई थी 1932 एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, जिसमें ए पार्टनरशिप कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल इन बिजनेस टुगेदर। ऐसे पर्सन जो इकट्ठे होकर अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं, इकट्ठे होकर एक प्रॉफिट मेकिंग के लिए या कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए अपने काम करें, वो पार्टनरशिप फर्म है। करेक्टरिस्टिक क्या क्या है पार्टनरशिप के? मिनिमम 2 नंबर्स ऑफ पर्सन या पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 20। कम से कम 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं। द रिलेशन बिटवीन द पार्टनरशिप इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो रिलेशन बिटवीन पार्टनर है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा ही होता है। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है दोनों के द्वारा, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। कि सबने बैठ कर सलाह ली कि हम ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसमें पार्टनरशिप को बताया कि हम सबका इतना इतना प्रॉफिट होगा, इतना इतना डिविडेंड आगे देंगे। उनका जितना भी सब कुछ है लिखा हुआ एक रिटर्न फॉर्म में होगा, वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। द फर्म मीन्स पार्टनर्स। जो फर्म है वो पार्टनर्स हैं। द पार्टनर्स मीन द फर्म। जो पार्टनर है वो फर्म के लिए हैं, जो फर्म है वो पार्टनर के लिए है, यानी आपस की उनकी म्यूचुअल कंसिस्टेंसी है। द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन एनी एज रेशियो एज एग्रीड। जैसा ही उनका प्रॉफिट का रेशियो एग्री किया गया है, 3:2 इक्वल है, 1:1 है, जैसे भी उनको डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप डीड में, वैसा ही उनको शेयरिंग मिलेगी। द प्रॉफिट दो नो पार्टनर कैन सेल ट्रांसफर इज इंटरेस्ट इन द फर्म और टू एनी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर अपने हिसाब से कोई बिजनेस कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। सबको अपनी कंसेंट से इकट्ठे एक मीटिंग में बैठकर एक कंसेंट से, जैसे जिसकी सहमति से, कंसेंट का जो सहमति है, उस सहमति से ही अपने जो भी डिसीजन है या कोई भी राइट्स ट्रांसफ़र करने हैं, कोई सेल करना है, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना है, तो वो सारा डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड पर। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके? इजी फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, पार्टनरशिप उनके कैपिटल भी दोनों मिलके करेंगे या जितनी पार्टनरशिप मिलके करेंगे। लार्जर रिसोर्सेज, अलग रिसोर्सेज कैप्चर कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क, जो भी रिस्क होगा वो भी आपस में शेयर होगा। बेटर मैनेजमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट अच्छा हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेशन में आ सकती है। नो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स का ज़्यादा कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं लग सकता। सब्जेक्ट टू फेवर रेगुलेशंस एज कम्पेयर टू कंपनीज।
इसमें पार्टनरशिप में कम रेगुलेशंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू कंपनीज, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ा वास्ट लेवल पे काम हो सकता है। कंपनी एमएनसी है, स्टेट लेवल पे काम कर रही है, नेशनल लेवल पे काम कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, तो उसमें उनके रेगुलेशन जो ज़्यादा होते हैं इन कंपेरिजन टू पार्टनरशिप। नेक्स्ट है इसके हम डिसएडवांटेजेस जो हम पार्टनरशिप के पढ़ रहे हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर की, उनको भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है। लिमिटेड लाइफ होती है पार्टनरशिप की, ज़रूरी भी है और नहीं भी। डिपेंड ऑन योर नेचर ऑफ बिजनेस। डिफ़िकल्ट टू रेज कैपिटल, कैपिटल रेज करना मुश्किल हो सकता है किसी किसी केस में। चांसेस ऑफ डिस्प्यूट के चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे हमारे पार्टनरशिप के। नेक्स्ट हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जिसमें हम जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी टू कैरी ऑन बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस या ऐसा एक कंपनी जिसमें हम वॉलंटरी एसोसिएशन कह सकते हैं। वॉलंटरी आपस में क्रिएटेड बाय लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है। जिसमें प्रॉपर आपको रिटर्न फॉर्म में आपको एक प्रॉपर कंसेंट होगा। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट मनी, जो अपनी मनी को कंट्रीब्यूट करते हैं टू कैरी ऑन बिजनेस, अपने बिजनेस को करने के लिए, राइट। जिसे आपको नीचे दिखाया गया है, उसमें एसोसिएशन है, शेयर होल्डर्स है, ट्रेड है, डिसोल्यूशन है, वैकेंसीज हैं, जितना भी सब कुछ कंपनी के अंदर होता है वो सब हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी है। करेक्टरिस्टिक क्या क्या कॉर्पोरेशन की है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। इट इज़ कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, हमने अकाउंट्स में कंसेप्ट पढ़ा भी 11th में। इट कम्स इनटू फॉर्मेशन आफ्टर ऑल फॉर्मेलिटीज इन द इंडियन कंपनी 1956 आर कम्प्लीटेड। कोई भी कंपनी तब स्टार्ट होगी जब 1956 एक्ट के अंदर, इंडियन कंपनी से 1956 के एक्ट के अंदर जितनी फॉर्मेलिटीज उसमें आएंगी वो सब कंप्लीट होंगी, तभी हमारी कंपनी फॉर्मेशन हो सकती है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इज़ कम्प्लीटली सेपरेट। जो मैनेजमेंट है और ओनरशिप है वो कम्प्लीट सेपरेट है, अलग अलग है। कैपिटल इज रेज थ्रू शेयर्स विच आर ट्रांसफरेबल। जो कैपिटल जो रेज की गई है शेयर्स के द्वारा, जैसे हमने शेयर इशू किए तुम्हारा कैपिटल हमारे पास आ गई, वो भी ट्रांसफरेबल हो सकती है। बताएंगे कि हाँ इतनी हमारे पास कैपिटल आई है, इशूड कैपिटल है, ठीक है, तो ये सब इसमें डिफाइन होगा। आगे इसके एडवांटेजेस। लिमिटेड एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक होगी, हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस अब। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर लिमिटेड लाइबिलिटी है प्रमोटर्स की। कैन ईजिली रेज कैपिटल रेज ईजिली होती है शेयर इशू करके। हैव अनलिमिटेड लाइफ हो सकती है क्योंकि आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हो। ईज टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को आप ईजिली ट्रांसफर कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या क्या है। फॉर्मेशन इज नॉट ईजी, फॉर्मेशन जो ईजी नहीं होता इसका, क्योंकि आपको कंपनी सेट के जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। एक लंबा टाइम लग सकता है कंपनी फॉर्मेशन करने के लिए। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट टू कोऑपरेट टैक्स एंड डिविडेंड टैक्स, डबल टैक्सेशन कह सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड टैक्स, इसमें एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट टैक्स भी पे करना पड़ेगा और डिविडेंड जितना आप अपने शेयर होल्डर को या जितने भी आप इन्वेस्टमेंट को पे करोगे तो आपको टैक्सेशन पे करना पड़ेगा। डिले इन पॉलिसी डिसीजन, जो भी इसमें डिलेइंग होती है पॉलिसी को बनाने के लिए, उसके डिसीजन लेने के लिए, तो उसमें उसको लिए आप एक डिसएडवांटेज है हमारी कॉर्पोरेशन के लिए या जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। कंट्रोल बाय ग्रुप, एक ग्रुप के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जो कि इसमें जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो इसके मालिक होते हैं, तो उनके द्वारा ही कंट्रोल की जाएगी। नेक्स्ट हमारे 2 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशन, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में क्या होता है, क्लोजली हेल्ड बाय फ्यू पीपल, कुछ पीपल के द्वारा ही हेल्ड की जाती है, मिनिमम कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर होते हैं उसमें। स्टॉक कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस, जो उसके स्टॉक होते हैं वो एक्सचेंज में ट्रेड, जब BSE NSE ट्रेड नहीं होते। एंड द प्राइवेट इक्विटी कैन नॉट बी रेज, जो प्राइवेट इक्विटी आपको रेज नहीं कर सकते, राइट। लेस रेगुलेशन एज कम्पेयर टू पब्लिक कंपनीज, कुछ कम से कम रेगुलेशन होगी पब्लिक कंपनी के कंपेरिजन में। पब्लिक कंपनी हमारी क्या होती है, स्टॉक हेल्ड बाय लार्ज नंबर पीपल, जो स्टॉक होते हैं बहुत से पीपल, जो भी पीपल हैं उनके द्वारा परचेज किए होते हैं। कम से कम 7 मेंबर होते हैं इसमें, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। कैन बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, लिस्टेड किया जा सकता है स्टॉक एक्सचेंज पे। कैन गो पब्लिक, पब्लिकली भी किया जा सकता है। हैव टू फॉलो मैनी लॉज विथ रिगार्ड्स टू द बोर्ड कंपोजिशन एंड AGM। फॉलो मैनी, जो इसके लॉज हैं पब्लिक कंपनी के, गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सबको फॉलो करना पड़ता है। उसके जो AGM या जो भी डायरेक्टर हैं या GM हैं, डायरेक्टर या जो आप CEO कह सकते हो, उनको सब कंपोजिशन से इनको फॉलो करने ही पड़ते हैं, और अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी फॉलो करवाना ही होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारी क्या होती हैं, ऐसी सोसाइटीज़ जिसमें हम कुछ एक एसोसिएशन या कुछ पीपल लोगों का एक समूह होता है, जिसमें हम किसी इकोनॉमिक गोल या सोशल पर्सपेक्टिव के
थ्रू कह सकते हैं कि जैसे आप सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, कुछ अपने प्रॉफिट के लिए आप काम करते हो। इट इज़ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पीपल और बिजनेस टू अचीव एन इकोनॉमिक गोल विद ए सोशल पर्सपेक्टिव। इस सोशल पर्सपेक्टिव के साथ साथ के लिए आप इकोनॉमिक गोल को लेकर चल रहे हो। जैसे अमूल कंपनी है, वो सोशल वेलफेयर भी कर रही है और साथ अपना ही प्रॉफिट कमा रही है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, जैसे मैंने बताया, कम से कम इसमें मेंबरशिप 10 की होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 की और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर होती है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस टू ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है उसका सबसे पहले इसका लॉ मस्ट है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगा पहले, इसके बाद वो अलग अलग जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बढ़ सकती है। एडवांटेजेस क्या क्या इसके? इजी फॉर्मेशन हो सकता है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, स्टेबिलिटी हो सकती है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है, स्टेट असिस्टेंस होता है, इनके ऊपर स्टेट के लेवल पर काम करते हैं, उसमें सब हेल्प भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे डिसएडवांटेजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, राइट। लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें आपको एक लंबा समय लग सकता है अपने डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हर एक चीज़ को फॉलो करना, उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। नॉट इनफ कैपिटल भी नहीं हो सकती, कैपिटल रेज करनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए आपको ये काम करना पड़ता है। थैंक यू फॉर टुडे। तो आज होप सो आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे हमारी क्लासेस को देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट।